देखने में जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये 2023 में आया हुआ है। और ये कहाँ से आया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके 10th क्लास के चैप्टर 4 के कार्बन इट्स कंपाउंड में से आ रखा है। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसा आपको ये दिख रहा है। नमस्कार, वेलकम टू थिंक स्टडी। इस वीडियो में हम जीके के पिछले साल यानी 2023 की सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपका ये लेक्चर। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना। जो फैक्ट्स बताऊंगा वो सारे आपको ध्यान से देखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 2024 में आपको आने वाले एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुगल एम्पायर इन इंडिया इज़ आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है आपको बताना है इन मुगल एम्पायर से रिलेटेड। पहला आपको दे रखा है स्टेटमेंट, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई थी। तो उसकी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था अकबर का, वो कब हुआ था स्टार्ट? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत से। तो और सेकंड है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया था और एक ऐतिहासिक युद्ध है। तो आपको जस्ट ये बताना है कि क्या ये 76 में लड़ा गया था। तो यस, हाँ लड़ा गया था। और पहला है पानीपत के युद्ध के दौरान द्वितीय युद्ध के दौरान अकबर का शासनकाल का विस्तार हुआ था। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सेकंड है पानीपत का जो बैटल है वो किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू को जो पूरा नाम था उनका था हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। और आपको पता होगा अब क्वेश्चन क्या क्या पूछता है आपसे। पानीपत के बारे में पूछेगा, युद्ध के बारे में। कितने पानीपत के युद्ध हुए थे? जैसे कि आपको पता है 3 पानीपत के युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पहला पानीपत का युद्ध। दूसरा पानीपत का युद्ध अभी हमने देखा, दूसरा हुआ था अकबर के टाइम पे। अकबर और किसके साथ हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, बता दिया। ये हुआ था आपका 1556 में हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था आपका 1761 में, 1761 में। किसके बीच हुआ था? अफ़गान के बीच में, अफ़गान और मराठा के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें ये मराठा हार गए थे अफ़गान से। और इसमें आपको पता चल रहा है कि पहला हुआ था 1526 में बाबर और लोदी का। क्वेश्चन ये भी पूछता है आपसे कई बार कि आपको बाबर के टाइम पे बाबर ने कितनी लड़ाई लड़ी थी? 4 बेसिकली जब लड़ी तो उसने पहला लड़ा था 1526 में। सेकंड उसने जो लड़ाई की थी 1527 में। किसके किसके बीच में हुआ था ये? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये राणा सांगा के साथ इनका? ये हुआ था इनका खानवा में। खानवा का युद्ध कहलाया था। 1528 में एक और हुआ था इनका, जिसे कहते हैं चंदेरी का युद्ध हुआ था। वो मेदिनी रॉय से इन्होंने लड़ा था। मेदिनी रॉय से। एक और लड़ा था बाबर ने 1529 में। 1529 में जो लड़ा था उन्होंने घाघरा का युद्ध था। और ये किसके साथ लड़ा था? अफ़गानों के साथ लड़ा था, और उसमें चारों में बाबर जीता था, ये आपको पता होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। घाघरा में ये 1529 की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। तो ये सारे जो फैक्ट्स है आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, एग्ज़ाम में ये हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इन विच पैरासाइट्स टेक एडवांटेज ऑफ केयर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज टू रेज देयर यंग्स। तो यानी अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे के सेम दिखने वाले ऑर्गेनिज्म के जो बेनिफिट उठाते हैं, एडवांटेज उठाते हैं, उनको क्या कहा जाता है ये बताना है। जैसे कि अब एक है, जैसे मान लीजिए कोयल है। कोयल क्या करती है? अपने अंडे को कौवे के उसमें डाल देती है, कौवों के बच्चों के अंडे के साथ में। और उसमें पूरे लाइफ टाइम में जब तक अंडा फूट नहीं जाता, कौवा उसकी देखभाल करता है ये सोच के कि वो उसका बच्चा है। तो इस तरीके की चीज़ों को क्या कहते हैं? तो ये आपसे 2023 में ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, ब्रूड पैरासिटिज्म, यानी कि शाव परजीविता इसको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 3 हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार ये पूछा था, तो इस बार ये इन तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो इसमें दूसरा है लैंगिक परजीविता। सेक्सुअल पैराटिज्म क्या होता है? ये जैसे एक फ़िश होती है जो डीप सी में होती है, डीप सी एंगुलर फिश होती है।
ये क्या करती है, ये परमानेंटली अटैच हो जाती है, जो मेल फिश होती है परमानेंटली अटैच हो जाती है एक होस्ट फीमेल से, तो इसे कहते हैं सेक्सुअल पैरासिटिज्म। तो एक थर्ड है आपका पैरासिटिज्म। अभी पैरासिटिज्म क्या होता है, इसमें बेसिकली एक जानवर दूसरे के भोजन को चुरा लेता है, तो उसी को कहते हैं, यानी कि एक ने दूसरे को छीन लिया तो उसे कहेंगे पैरासिटिज्म। जैसे कि एक शेर, एक चीता है, चीते ने शिकार किया या शेर ने शिकार किया, तो उसने उस जानवर को खा लिया, मान लो हिरन को उसने खा लिया। उसके बाद क्या होता है कि जो लकड़बग्घे होते हैं, उनकी झुंड होते हैं, वो चुरा लेते हैं हिरन को, तो इसे कहेंगे पैरासिटिज्म। चौथा होता है हमारे कॉम्पिटिटिव पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मान लीजिए दो छिपकली है, एक खाने के लिए आपस में लड़ रही है, यानी कि दो शिकारी है एक शिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव पैरासिटिज्म। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स अबाउट द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में कौन सा गलत है, आपका ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी आपका पूछा गया 2023 में, पिछला CGL में क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा गलत है आपको बताना है। तो इट इज़ अ स्लोअर देन मेन मेमोरी, तो क्या ये स्लोअर होता है मेन मेमोरी से? नहीं, ये पहले गलत हो गया, क्योंकि कैश मेमोरी फास्ट होती है काफ़ी, एक होती है फ्लैश मेमोरी, वो भी काफ़ी फास्ट होती है। तो कैश मेमोरी का ये आपका पहला आंसर सही होगा। बाकी जो 3 फैक्ट्स है ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कैश मेमोरी के बारे में। दोज प्रोग्राम आर केप्ट इन इट विच कैन बी रन इन लेस टाइम। ये कैश मेमोरी होती ही इसलिए है ताकि जो भी हम जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं वो बहुत ही लेस टाइम में जल्दी से हमारा रन हो जाए। इट एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी। CPU और मेन मेमोरी के बीच में ये रहता है और हाई स्पीड बफर ये प्रोवाइड करता है जिससे कि जल्दी से एप्लीकेशन रन करे। एंड इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्परेरी यूजेस। टेम्परेरी यूजेस के लिए डेटा को स्टोर करता है, ये एक तरह से वॉलेटाइल होता है, ठीक है। और आपको पता होगा मेमोरी कितने टाइप के होते हैं, वैसे तो 3 टाइप के मेन मेमोरी होते हैं, चौथा एक फ्लैश होता है। पहला मेमोरी होता है एक आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी, और थर्ड आपका यही होता है कैशे, और एक और होता है आपका फ्लैश मेमोरी होता है। तो ये सब रैम आपको पता होना चाहिए वॉलेटाइल होता है, रोम नॉन वॉलेटाइल होता है। अब वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल आपको पता होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं जो मतलब अब इनके डेटा लॉस नहीं होते, यानी कि हमने स्विच ऑफ किया, जैसे रैम है, बैकग्राउंड में जो भी चल रहे होंगे वो रैम में चल रहे होंगे, या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो चलता है रैम से होकर गुजरता है, इनकी मेमोरी ये जो इनकी डेटा होता है लॉस हो जाते हैं, लेकिन रोम के नॉन वॉलेटाइल के लॉस नहीं होते हैं, उनको रिबूट करने के बाद भी, स्विच ऑफ करने के बाद भी। और फ्लैश मेमोरी भी होता है जो भी ये भी रन करने में बहुत ही तेज़ कोई भी एप्लीकेशन रन करे, इनके लिए ये यूज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आपका 2023 में आ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज आर करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है, ये आपको देखने में जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये 2023 में आया हुआ है, और ये कहाँ से आया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके 10th क्लास के चैप्टर 4 के कार्बन इट्स कंपाउंड में से आ रखा है। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसा आपको ये दिख रहा है। एसिडिक एसिड पूछा है कि सही है कि नहीं है। एसिडिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 290 के केल्विन है और एथेनॉल का 156 है। तो ये आया हुआ है आपका यहाँ से 10th क्लास के चैप्टर 4 के कार्बन इट्स कंपाउंड के यहाँ से आ रखा है। एथेनॉल का आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आपका 156 दे रखा है, और एसिटिक एसिड ये आपका मेल्टिंग पॉइंट 290 दे रखा है। और यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, सेम ये पूछा है क्या सही है कि नहीं है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें 290 है इसका एसिडिक का और 156 है इसका, तो ये दोनों बिल्कुल सही है। तो हमारा सेकंड जो है हमारा आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये चारों मेरे यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये चारों को अच्छे से याद करें। बॉइलिंग पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, 391 होता है, और इसका एथेनॉल का 351 होता है। ये देखिए केल्विन में दे रखा है। केल्विन का मतलब क्या होता है 273 केल्विन होता है, इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। तो अगर आपको केल्विन से अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, जस्ट आपको क्या करना है
माइनस कर देना है 273 से, तो आपका निकल जाएगा सेल्सियस में आंसर। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिरते हुए नारियल, तेज़ रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों में किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है? तो अगर कोई कोकोनट गिर रहा है, कार चल रही है, स्टोन जो है रोल कर रहा है और फ्लाइंग हो रही है, आप इसमें देखेंगे सब में क्या हो रहा है, ये सारे स्पीड में है, यानी सभी मोशन में है। तो जो भी मोशन में होता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा थर्ड बिल्कुल सही है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वो चल रही है, मोशन में होने की वजह से जो उसमें एनर्जी आ जाती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जो जितने स्पीड में होगी उसके अंदर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी यही होता है, हाफ mv²। v मतलब वेलोसिटी, m मीन्स मास। यानी कि कोई चीज़ अगर स्लो चल रही है तो उसके अंदर बहुत ही स्लो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो बहुत तेज चल रही है तो यानी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो गई है काइनेटिक एनर्जी। एक आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, मान लीजिए बॉल कोई आपके पास आ रही है, बहुत ही कम स्पीड में आई तो आपको हिट करेगी तो आपको चोट नहीं लगेगी। बट अगर उसके अंदर स्पीड ज़्यादा है, मोशन ज़्यादा है, तो आपको पता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगेगी। तो इसलिए यानी जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी ज़्यादा उसके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इंटरनल स्ट्रेस। यानी कि कोई भी अगर इंटरनल स्ट्रेस है, जैसे कि ये एक इंटरनल स्ट्रेस है, इसके अंदर स्ट्रेस की वजह से जो एनर्जी ये प्रोसेस कर रहा है इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और कोई रिलेटिव पोजीशन, जैसे कि इसको पोजीशन ऊपर हो गया है, इसको नीचे रहना था, अगर इसको छोड़ेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक चार्ज आपको ये दिख रहा है, डायनेमिक, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इन्होंने जो एनर्जी कैरी कर रखा है इसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। और एक ही स्ट्रेस, ये रहा कि स्ट्रेस और एक ये स्ट्रेस, तो इन सभी टाइप के बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, जो अपने पोजीशन की वजह से जो अब कैरी करते हैं एनर्जी को उसे। अब आपको ये दिख रहा है इलास्टिक वाला, इलास्टिक वाला भी ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का ही पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इलास्टिक एनर्जी कौन सा होता है, यही वाला होता है कि इलास्टिक एनर्जी जो इसमें स्ट्रेच आ गया है, इसमें स्ट्रेच की वजह से जो इंटरनल स्ट्रेस आ गया है, या फिर बो इसने जो लड़के ने पकड़ रखा है, बो में जो इंटरनल स्ट्रेस आ गया उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये आप दिख रहा है इलास्टिक एनर्जी को मैंने बता दिया आपको। इलास्टिक एनर्जी में व्हेन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड अ स्प्रिंग गेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्ट्रेच करने पे या फिर कंप्रेस करने से जो एनर्जी आ जाती है उसी को कहते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों की उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के सम्मिलित कीजिए। तो अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, आपको पिछला बताना है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे और मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 5 ईयर्स प्लान। तो आप ये लॉजिकल, ये भी क्वेश्चन 2023 में आ रखा है CGL में, मेंस में। तो इसमें क्या है, आपको सीधा सीधा आप लॉजिकली आंसर इसका दे सकते थे, इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है इन तीनों में से पहले कौन प्राइम मिनिस्टर बना था, जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, फिर बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर लास्ट में मनमोहन सिंह। तो जवाहरलाल नेहरू आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में बने थे, तो यानी सेकंड वाला आपका ये हो गया, यानी पहले के साथ एक हो। अब सीधा आपको देखना है फर्स्ट का ए आंसर कहाँ है, 4 में देखेंगे तो आपको सेकंड वाला आपको दिख रहा है कि ओनली इसमें ही हमारा दिख रहा है ये, तो सीधा हमारा आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द हार्वेस्ट सीजन इन इंडिया एग्रीकल्चर। ये तो आपसे मतलब हर बार पूछता है, आपको ये बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए हर एक चीज़। रबी फसल, खरीफ और जायद के बारे में आपको पता, हर बार ये पूछता है। इनसे रिलेटेड आपसे पूछ लेगा कौन कौन से फसल उगते हैं, कौन सा महीने में उगते हैं, कौन सा पहले कौन सा बाद में है, घुमा फिरा के यही सब चीज़ें पूछते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल क्या पूछा है 2023 में, पिछली बार, कि निम्न में से कौन सा सही है। किसके बारे में, जायद के बारे में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जायद के लिए क्या पूछा है, ये क्या सही होगा, यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। अब आपको ये तभी पता चलेगा कि तभी आंसर दे पाओगे जब आपको पता होगा कि रबी
कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, कब इसको सोन किया जाता है? रबी को, जायद को और खरीफ को। 3 तरह की फसल होती है हमारे पास। तो रबी जो फसल होती है उसको सोन किया जाता है अक्टूबर से नवंबर के मिड में, और जायद जो होती है इसके बाद ही, जस्ट रबी के बाद जायद को हम इसको सोन करते हैं, यानी कि जून के करीब, मार्च से जून में इसको सोन करके इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, रबी के बाद सीधा जो जायद है इसको किया जाता है, क्योंकि खरीफ को कब इसको सोन किया जाता है? जुलाई और अक्टूबर में, ठीक है, और सितंबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है खरीफ को, यानी काट लिया जाता है। रबी को कब काटा जाता है? अप्रैल एंड मई में, अप्रैल एंड मई में इसको काटा जाता है। तो आप देख सकते हैं रबी के बाद ही इसको जायद को उगाया जाता है। तो हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जायद में कौन कौन से आते हैं, फसल उगाए जाते हैं जो गर्मी से रिलेटेड होते हैं, सीजनल होते हैं, जैसे कि मेलन हो गए, वाटरमेलन यानी तरबूज, खरबूज, खीरा हो गया, ककम्बर, ककड़ी, टमाटर और जो करेला होता है आपका, ये सब चीज़ें आपकी इसमें उगाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो आपको इसमें देख सकते हैं कौन सी किस में उगाई जाती है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से कहीं से भी पूछ लेता है। तो अब इसको आराम से आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू पार्डन, यानी कि डेफर एंड कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल, यानी किसी भी क्रिमिनल को दंड को क्षमा करने का किसके पास अधिकार है? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा राष्ट्रपति के पास है। तो तीसरा आंसर हमारा सही है। और कौन से आर्टिकल में ये दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए। तो 72 आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट किसी भी अपराधी की मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो आपको सारे इसके प्रेसिडेंट के सारे चीज़ें पता होनी चाहिए उसके रिलेटेड, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी में से पूछता है। तो पहले बात तो पार्ट ये किस में होता है? 5 में। कौन से 52 आर्टिकल से 62 आर्टिकल के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। और इसमें अगर बात करें सिर्फ इसमें ही नहीं, और भी आप देख सकते हैं इनमें, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको सारे प्रेसिडेंट के लिए, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछता है। तो इसमें जैसे अभी पूछा था 2023 में आर्टिकल 72 से पार्डन का जो था ये प्रेसिडेंट का, बाकी इनमें से आपका पूछ सकता है। जैसे आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, और इसकी क्या क्या होगी? 52 आर्टिकल कहता है एग्जीक्यूटिव पावर होगी इसके पास, यानी कि जो भी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है वो इसी के नाम पे करेगी, क्योंकि इसकी साइन इन्हीं का होगा, प्रेसिडेंट का। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का 52 में दे रखा है। मैनर ऑफ इलेक्शन यानी किस तरीके से इलेक्शन होगा 55 आर्टिकल में। और 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कितने समय का होगा प्रेसिडेंट का? 5 साल का होता है, आपको पता है। एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन में क्या एलिजिबिलिटी होगी? 57 आर्टिकल कहता है। 58 कहता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उनके पास। 59 कहता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस का कंडीशन कैसा होगा। ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, शपथ जो है इसका क्या क्या चीज़ें जब बोलेगा तो क्या क्या चीज़ें उनके वर्ड्स होंगे, वो सब चीज़ें उसमें रिटर्न है पहले से ही। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 कई बार पूछा गया है कि किस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। तो आर्टिकल 61। आर्टिकल 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, सिंपली ये बोल रहा है कि मतलब कि एक प्रेसिडेंट के जब 5 साल पहले पूरे होने से पहले ही हमें दूसरे प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवा लेना है, और अगर बाय चांस किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर वो हट जाता है तो विदिन 6 मंथ के अंदर ही हमें उसका इलेक्शन की प्रोसीजर पूरा कर लेना है, और वो 5 साल तक आगे वो आराम से काम करेगा। आर्टिकल 70 कहता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजीनियस, तो यानी कि ये एक तरह से पार्लियामेंट के पास एक अधिकार है कि प्रेसिडेंट के फंक्शन को वो बढ़ा सकती है। अगर पार्लियामेंट बनाती है कि प्रेसिडेंट को और भी कोई काम देना चाहिए तो वो कर सकती है आर्टिकल 70 के अकॉर्डिंग। 71 क्या कहता है? मैटर रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, सारे मैटर जो इस आर्टिकल 71 में दे रखे हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 72 बता चुका हूँ आपको, पार्डन का है। 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 74 के अकॉर्डिंग। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर।
आर्टिकल 75 क्या कहता है, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, अदर प्रोविजंस भी है आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 87 कहता है स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, एक स्पेशल एड्रेस भी कर सकता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का जब सत्र नहीं चल रहा है तभी भी एक विशेष सत्र या फिर एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है प्रेसिडेंट, ये पावर है आर्टिकल 123 में। इंपॉर्टेंट है भी। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करना 143 के अकॉर्डिंग अंडर आता है ये। और ये बाकी तीनों आपको पता होगा। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो ये लगता है, ये भी प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, यानी किसी स्टेट में, राज्य में अगर हमें राष्ट्रपति शासन लगाना है। और या फिर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक कभी नहीं लगी है पूरे इंडिया में। तो ये आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखने आपको। चलिए हम जल्दी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंस 2004 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया इज़ द परमानेंट वेन्यू ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी स्थल कौन सा है, आपको ये बताना है 2004 से। ऑप्शन दे रखे हैं गुजरात, न्यू दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका है गोवा। 2004 से ये आपका हो रखा है क्या, परमानेंट हो स्थल है एक तरह से। ये क्या था, 2004 में जब 35वां एडिशन हुआ था, 35 एडिशन हुआ था, तो गोवा में इसको परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया था इस फेस्टिवल को। और इसमें इस महोत्सव को तीन जो बॉडी है वो मिलकर आयोजित करती है। पहली कौन सी है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। दूसरी है फिल्म महोत्सव निर्देशालय, फिल्म महोत्सव निर्देशालय। और तीसरी गोवा सरकार। गोवा जो सरकार है, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, इसको आयोजित करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आखिरी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन। सालाबाई की संधि कब हस्ताक्षर हुई थी, ये मैंने आपको पिछले ही वीडियो में करवाया था, लेक्चर 3 वाले में, सालाबाई संधि के बारे में। और ये भी आपका क्वेश्चन आ रखा है, 2022 में आया था। तो ये क्वेश्चन इन्हीं में से घुमा फिरा के दे रखे हैं। तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए सालाबाई की संधि जो हुई थी ये किन किन के बीच में हुई थी। ये अंग्रेज़ों के बीच, एंग्लो और मराठा, जब पहला युद्ध हुआ था, एंग्लो मराठा का पहला युद्ध कब हुआ था, 1782 में। ठीक है, तो हमारा 4th आंसर सही है। हस्ताक्षर भी क्योंकि उसी समय हुआ था सालाबाई संधि का। जब ये दोनों के बीच में हुआ था, इसकी तरफ से था वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग थे इनकी तरफ से। मराठा की तरफ से कौन से थे, महारजी सिंधिया, इनकी तरफ से थे सिंधिया। तो इनकी तरफ से जब सिंधिया थे, यहाँ से थे सिंधिया, तो उस समय इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। और यहाँ पे बात हो रही है एंग्लो मराठा युद्ध की। एंग्लो मराठा युद्ध 3 बार हुए थे, आपको पता होना चाहिए। पहला तो आपको पता चल गया 1782 में हुआ था। दूसरा हुआ था आपका 1835 में, इसमें हुआ था आपका देवगांव की संधि। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं, देवगांव की संधि हुई थी, ट्रीटी। और तीसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें ये भी हार गए थे मराठा, ये हुआ था। इसमें आपका हारने के बाद इनको बिठूर में भेज दिया गया था, जो कानपुर के पास है, और उनको पेंशन पे वहीं पे भेज दिया था। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और आपको वॉरेन हेस्टिंग के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग से जुड़े हुए फैक्ट्स। तो पहली बात तो क्या है, इनकी टाइम पे ये एंग्लो मराठा पहला युद्ध हुआ था, पहली बात। दूसरा हुआ था इनका सेकंड एंग्लो मैसूर बैटल हुआ था इनके टाइम पे। और एक और है, जो एशियाटिक सोसाइटी के जो फाउंडर है, जो इस्टेब्लिश किया था विलियम जोन्स ने, एशियाटिक सोसाइटी किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। उनको इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये थे सारे, और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।